बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो मैं खुश आमदीद बेली राजपूता की मलका किस्त नंबर 14 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम कहानियाँ, तमाम नावल आपको बर वक्त मिलते रहें। नावल कैसा लग रहा है, इस बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। शुक्रिया। थानेदार ने तस्करा किया था कि आपने मेरा और पिताजी का नाम मुश्तबा अफराद के फहरिस्त में निकाल दिया है। खाने की मेज़ पर गोपाल ने कुर्सी खींचते हुए कदरे मसालियाती अंदाज में बात शुरू की। खाने का कमरा बेतहाशा अंग्रेज़ी फर्नीचर से भरा हुआ था। फरंगी ऐसे ही घरों को बेजा चीज़ों से भरने के लिए बदनाम थे। चीज़ें अच्छी खरीदते, मगर सजाने का ज़ौक़ नाप्याद था। और शेखर इन हिंदुस्तानियों में से था जो अहले फरंग की नक्काली में पेश पेश रहते थे। बदर गाज़ा का भी वापस ले लिया है। गोपाल रकाबी अपने सामने रखते रखते चौंका। इसका नाम भी था। हाँ, वो सच झुकाए खाती रही। तो वापस क्यों लिया? मुझे लगा वो बेकसूर है और हमारा नाम। बदर को लगा आप भी बेकसूर हैं। गोपाल को झटके पे झटके मिल रहे थे। बदर को लगा। वो रुमाल से हाथ साफ करके कुर्सी धकेल कर उठी। जी, बदर के कहने पे मैंने नाम तो वापस ले लिया, मगर शक बहरहाल मुझे अभी तक आप पर है। गोपाल जिस होता सालन डालने लगा। वो सर झटक कर बाहर निकल आई। अभी सीढ़ियों पे चढ़ी ही थी कि रूपवती ने रोक लिया। मेम साहब, ये छोटे मलक साहब ने भेजा है। तभी आवाज़ में कहते चांदी की तश्तरी सामने की, जिस पर सुर्ख मखमल का टुकड़ा बिछा था। इस पर एक बंद रुका रखा था। वो पहली सीढ़ी पर खड़ी थी। कद-दराज था। ऊपर खड़े होने के बायस मजीद ऊंची और नीचे तश्तरी थामे खड़ी रूपा बहुत छोटी लग रही थी। माया ने रुक्का उठाकर खोला। अगर मेरे सारे कसूर माफ़ कर दिए तो कल सुबह मैं कुएं के किनारे तुमसे बात करने का मुंतज़िर रहूँगा। बदर, इसने रुक्का मुट्ठी में दबा लिया। इसका एलची बाहर खड़ा है। जी मेम साहब, इसे कहो अपने मालिक से कह दे पैगाम वसूल कर लिया है। और सुनो, ये छोटा ठाकुर शिकार पर कब जा रहा है? गालबन इसी बुधवार को, यानी 2 दिन बाद। वो मुड़ी और सीढ़ियाँ चढ़ती गई। सफ़ेद साड़ी का पल्लू इसके पीछे पीछे जीनों से लिपटता ऊपर जा रहा था। और जब वो दरवाजे के पीछे गुम हो गई तो रूपवती बाहर जाने के बजाय आहिस्ता से खाने वाले कमरे की जानिब बढ़ गई। सुबह भी नीली ही थी जब वो कुएं पर आ गई। वहाँ आज भी कच्ची ज़मीन पर बेर बिखरे थे। बेरी के दरख्त के साथ बंधा सफ़ेद घोड़ा सर झुकाए गिरे पत्तों में मुंह मार रहा था। इसने घोड़े को देखा तो फौरन निगाह इधर उधर घूमी और फिर उसे नज़र आ ही गया। कुएं की जगत पर बैठा, सर झुकाए, जूते से पत्ते को मसलता वो दबे कदमों एकदम इसके सामने आ गई। वो बेख्तियार खड़ा हो गया। माया, वो जिस सफ़ेद साड़ी में मातम कुना बेवा की तवक्का कर रहा था, वो तो आज निराली छब में थी। गहरा सुर्ख कुर्ता पजामा, कोहनी तक आते आस्तीने, उनके आगे कलाइयों तक सुस्त चूड़ियों से भरे मुलायम दूधिया बाजू, आंखों में गहरा काजल और खुले चेहरे के दोनों अतराफ में गिरते बालों में एक तरफ लटकती मोतियों भरी लट। वो अक्सर बाल खोलती थी। हिंदुस्तान में खुले बालों वाली औरतों को बेहया और आवारा तस्वुर किया जाता था। बेली में कोई शरीफ औरत बाल नहीं खोलती थी, मगर ये वो वाहिद लड़की थी जो खुले बालों में बदर को और भी ज़्यादा हसीन लगती थी। जब तुमने कहा मैं रंग नहीं पहनती तो मैंने सोचा तुम ठीक ही कहते हो। मैं ज़िंदगी से रंगों को निकाल कर खुद पर जुल्म कर रही थी। मैं कौन सा हिंदुस्तानी हूँ? मुझे लगा अगर रंग पहनने लगूँ तो यहाँ कोई ख़ास एतराज़ नहीं करेगा। बेख्तियार लबों से फिसला। वो मबूहत सा इसे देख रहा था। वो अपने सहर अंगेज सरापे से बेनियाज कुएं की मुंडेर पर बैठ गई और कलाई में पड़ी चूड़ियाँ इधर उधर सीधी करने लगी। बस फिर सर उठाकर इसे देखा। तुमने मुझे इसलिए बुलाया कि यूं दरबान की तरह सामने खड़े रहो? अरे नहीं। वो आहिस्ता से साथ बैठ गया। फिर किस लिए बुलाया था? इसने हाथ से सारे बाल समेट कर दाएं कंधे पर डाले। सुस्त चूड़ियाँ खनक उठी। मालूम नहीं। वो सामने देखने लगा। बस इस रोज़ तुम्हारे अचानक गुस्से पर अभी तक हैरान हूँ। बदर, तुम्हें मेरे साथ साफ साफ बात करनी चाहिए थी। तुम्हें अपने और शेखर के मामले के बारे में मुझे आगाह करना चाहिए था, फिर ये सोचे बगैर कि कोई और भी शेखर नाम का हो सकता है।
तुमने सारा इल्ज़ाम शेखर के सर डाल दिया। वो मेरा शौहर था बदर, मुझे दुख हुआ है। मेरा तनाज़ा ठाकुरों के साथ था और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि नादानिस्तगी में मैंने नहीं तुम्हारा दिल दुखाया। मुझे वाकई शेखर पर शक नहीं करना चाहिए था, मगर इसका नाम पर यकीन होकर मैंने तभी लिया था जब तुमने किसी काली चादर वाले को गोदाम में दाखिल होते देखा था। मुझे लगा ये सब शेखर कर रहा है। इसने लफ्ज़ उकेड़े। सारा झगड़ा जैसे ख़त्म हो गया था। कौन हो सकता है वो शख्स? अगर वो ठाकुर शेखर नहीं तो? बदर, इसने सदमे से इसे देखा। तुम्हें अब भी शक है कि वो शेखर हो सकता है? मैं माफ़ी चाहता हूँ। गोपाल शिकार पे कब जा रहा है? बात पलट दी। बुध को वो सामने देखने लगी। मैं इस रात भूत की घात लगाने कब्रिस्तान जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। अच्छा, ये शेखर, मेरा मतलब ये जोगी कैसा आदमी है? जादू टोने करता है, वो वो दवा वगैरह भी देता है। क्या तुम मुझे इससे मिलवा सकते हो? हम कम से कम इसे चेक तो कर सकते हैं, या इसका खुरा। वो बता, तुमने कभी इस भूत का खुरा पकड़ने की कोशिश नहीं की थी जब मंगल सिंह कत्ल हुआ था? मगर तमाशाइयों ने खुरे तबाह कर डाले थे। वैसे तो डरते हैं, मगर लाश का सुनकर तजस्सुस में सब इकट्ठे हो गए थे। कभी इस भूत का खुरा नहीं पकड़ा गया। मैं चंद एक बार कोशिश करके देख चुका हूँ, मगर वो शख्स अपने खुरे मिटा कर जाता है। खासा शातिर इंसान लगता है। लेडी शेखर, लेडी फर्नांडिस गैर इरादतन तस्हीह की तो बोलते बोलते ठहर सा गया। तुम शेखर का नाम अपने साथ नहीं लगाना चाहती? मैं तो अब सफ़ेद रंग भी पहनना नहीं चाहती। तुम क्या चाहते हो? हर वो चीज़ जिससे तुम खुश हो। एक बात पूछूं? डलहौजी की वो ढलती शाम इनके आसपास मंडराने लगी। पल भर को वक्त ठहर सा गया। वो सवालिया निगाहों से इसका चेहरा देखने लगी। जाने क्या कहना चाहता था, और फिर कुछ और कहने की ख्वाहिश लिए वो बस इतना पूछ सका, राजपूत मेरी और तुम्हारी शनासाई पे एतराज़ तो नहीं करते? करते हैं। और तुम क्या करती हो? मैं हमेशा तुम्हारे बुलाने पर आ जाती हूँ। वो इस्लामिया इतनी सादा लगी थी कि वो अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट को ना रोक सका। वो खड़ी हो गई। किधर? चलो चल कर इस जोगी को देखते हैं। इतनी सुबह? क्या वो देर तक सोता है? अरे नहीं। बदर हाथ झाड़ता खड़ा हुआ। इसके पास तो सुबह तड़के से ही लोगों का तांता बन जाता है। लंबी कतारें लग जाती हैं। बेचारे कच्चे अकायद के पसमानदा लोग। वो दोनों साथ साथ चलने लगे। इसका डेरा यहाँ से कितना दूर होगा? ज़्यादा नहीं। ये गाँव बहुत बड़ा नहीं है। कुआं पीछे रह गया था। वो दोनों आगे पीछे खेतों के बीच पगडंडी से गुजर रहे थे। वक्त वक्त से इसकी चूड़ियाँ खनक उठती थी। तुम्हें जान कार्लस कैसा आदमी लगता है बदर? डीसी बहादुर। वो सोच में पड़ गया। मुतासिब हिंदुस्तानियों को नीच समझने वाला, सख्त गिर मगर ईमानदार और फर्शनास। तुम्हें नहीं लगता वो शेखर के कत्ल के केस में अचानक से दिलचस्पी लेने लगा है? तुम चाहती हो वो ना ले? ले, ज़रूर ले, मगर ले ही क्यों? तुम्हें कैसे लगा कि वो केस में दिलचस्पी ले रहा है? इसने मुझे बुलाकर ये बताया था कि तुम्हारा शेखर का क्या तनाज़ा था। बदर चलते चलते ठिठक का पलटा। इसने ऐसा क्यों किया? शायद गोपाल ने इसे कहा हो। इसने बताया तो यही था। तुम कब्रिस्तान में जाने के लिए गोपाल के शिकार पर जाने का इंतज़ार क्यों कर रही हो? मैं नहीं चाहती कि इसे पता चले। वो अमूमन मेरी ताक में रहता है। तुम्हें इससे इतना फ़र्क क्यों पड़ता है? वो बाप बेटा मुझे गाँव से निकालना चाहते हैं। मैं इन्हें ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहती। मैं शेखर के कातिलों को अंजाम तक पहुँचाए बगैर यहाँ से नहीं जाना चाहती। क्या तुम सिर्फ इसलिए इधर हो? बदर को जैसे दुख हुआ था। ये सिर्फ एक वजह है। वो मुबहम सा मुस्कुराई। और दूसरी वजह क्या? ये रहा इस जोगी का ठिकाना। अधूरी बात इसके लबों पे दब तोड़ गई। ये झुग्गियाँ आ गई थी। वो जोगी के चेले की जानिब बढ़ा। बाबा से मिलना है। चेले ने ज़रा की ज़रा नज़र उठाई। बाबा अभी मसरूफ़ है, अमल का वक्त है। मंगल को आना। मंगल तो आज है। अगली मंगल को आना। वो झुंझलाया था। मगर महाराज, हमें बहुत ज़रूरी काम है। कहाँ ना, अभी अमल का। दफातन चेले की निगाह दूर से आती माया पे पड़ी। सुर्ख खिलते गुलाब जैसा लिबास, इसमें से झलकती गोरी जिल्द। क्या हुआ? हम अंदर जा सकते हैं? वो बैक वक्त दोनों से मुखातिब हुई। ये तुम्हारे साथ है। आन के आन में चेले के तासुरात तब्दील हुए। बदर का मस्बत जवाब पाकर वो, अच्छा ज़रा देर को ठहरो, कहकर फ़ौरन अंदर लपका। क्या कह रहा था? मुझे देखकर कहा कि जोगी मसरूफ़ है, मगर तुम्हें देखकर इससे याद आया,
कि इसका उस्ताद इसे कच्चा चबा जाता अगर इसे इल्म होता कि इसने एक खूबसूरत लड़की को अंदर का रास्ता नहीं दिखाया। चेला इसी पल बाहर आया। महाराज ने अपने अमल में कदे तौक़ुफ़ किया है, आप अंदर जा सकती हैं, हम साथ हैं। बदर कटीले लहजे में कहकर माया के साथ अंदर दाखिल हुआ। खेमा खासा बड़ा था। दीवारों पर अजीब व गरीब से हुर्फ़ तहाजी में मुख्तलिफ अल्फाज लिख रखे थे। एक कोने में हंडिया रखी थी जिसके नीचे मधम आग जल रही थी। हंडिया के ढक्कन के दर्जों से निकलते धुएं से पूरे खेमे में अजीब ताफन ज़दा बू फैली थी। सामने चौकड़ी मारे छोटी छोटी दाढ़ी वाला शख्स बैठा था। इसने दोनों हाथ घुटनों पर रखे थे और आंखें मूंदे जेर लब कुछ बुदबुदा रहा था। माया और बदर इसके सामने दो जानू होकर बैठ गए। बदर, इसने बगौर जोगी को देखते हुए अंग्रेजी में सरगोशी की। इसने चुगा पहन रखा है। बदर ने देखा, शेखर बाबा ने वाकई गहरे सब्ज रंग का मैला कुचैला सा झोला सा पहन रखा था। इसकी गर्दन में अजीब व गरीब पत्थरों का हार था। बोलो, क्या मसला है? जोगी ने आंखें खोली, एक गहरी नज़र माया पे डाली। हमारे यहाँ औलाद नहीं है। बगैर तमहीद के वो इतनी सादगी से बोली कि बदर हैरान सा रह गया। कोई अमल बता दीजिए महाराज, मेरी सास मौलवी से तावीज़ लेकर आती है, वो इसकी दूसरी शादी करवा देगी। लंबा अमल है, मगर छोकरी को करना होगा। क्या करना होगा महाराज? वो अदब से इस्तफसार कर रही थी। छोकरी को हर तीसरे रोज़ हमारे पास लाना होगा। साथ में अमल की दूसरी अशिया भी तुम्हें खुद लानी होंगी। कैसी चीज़ें? जोगी की निगाहें इसके सभी वजूद के गिर्द तवाफ कर रही थी। माया सवाल दर सवाल कर रही थी और वो तो पहले झटके से ही नहीं सिमला था, खामोश सा बैठा था। जोगी ने हुंकारा भरा। ये यकीन था कि इसने माया को नहीं पहचाना था। वो अपनी कुटिया में महाराजा बनकर रहने वाला था। गालबन बाहर ज़्यादा नहीं निकलता था। किसी कुंवारी औरत की हड्डी लानी होगी जिसे मरे हुए 7 रोज़ हुए हों, मगर 8वां रोज़ नहीं होना चाहिए, वरना ऐसी हड्डी पे होने वाले अमल से तुम्हारे घर होने वाला बच्चा बड़ा होकर तुम दोनों में से किसी एक का खून कर देगा। क्या? वो बेख्तियार चिल्लाई, फिर खांसने लगी। आंचल कदरे ढलका तो जोगी की आंखें मज़ीद खुल गईं। नागवारी की एक लहर बदर के रगों पे में सरायत कर गई। इसने एकदम माया का हाथ पकड़ा और इसे खींचता हुआ बाहर ले आया। रुको तो, वो झुग्गियाँ दूर छोड़ आए तो इसने कदरे खफगी से हाथ छुड़ाया। मुझे बात तो करने देते, ऐसे भी क्या जल्दी थी? अहले फरंग के यहाँ अखलाकियात और इज़्ज़त के जो असूल हों, मगर मैं एक हिंदुस्तानी मर्द हूँ और किसी हिंदुस्तानी मर्द को ये गवारा नहीं होता कि कोई इसकी औरत को। वो जो बरहमी से कहता चला जा रहा था एकदम रुक गया। किसकी औरत? माया का लहजा एकदम बेतासुर हो गया था। औरत हिंदुस्तानी मर्द की इज्जत होती है और बेली की हर औरत मेरी इज्जत है। वो बात बदल गया, मगर मैं बेली की औरत नहीं हूँ। इसने हवेली की तरफ जाने वाले रास्ते पर कदम बढ़ाते हुए बाल समेटे तो सुस्त चूड़ियाँ जोर से खनकी। फिर खामोशी छा गई। वो इसे दूर होते देखता रहा, फिर सर झुकाकर अपने हाथ को देखा। डलहौजी की ढलती शाम का सिरा इसके हाथ से फिसलता जा रहा था।